नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे चर्चा करेंगे। क्या है अंडरस्टैंडिंग इंडिया? आज अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी अभी इसके बारे में बताना चाहूँगा। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया है। और उसी के तहत हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो स्नातक का जो पाठ्यक्रम है, ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम है, ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, उसमें बहुत सारे पेपर, नए नए पेपर, नए नए कोर पेपर को, नए नए अलग अलग पेपर को, नए नए कॉमन पेपर को ऐड किया गया है। उन कॉमन पेपर में से एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक पेपर है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 में रखा गया है एक अलग पेपर। इससे रिलेटेड अलग से एक 100 नंबर का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 में। तो आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में जानेंगे। फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंडरस्टैंडिंग इंडिया को एक अलग से एक पेपर रखा गया है, जिस सेमेस्टर 1 में इससे रिलेटेड एक अलग से एक एग्जाम होगा। उसका विषय क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे चर्चा करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या पढ़ना है और किनको किनको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक कॉमन पेपर है और इसमें इस पेपर को लगभग सभी कैंडिडेट को पढ़ना है। लगभग जो आर्ट्स के हैं, जिनका विषय आर्ट्स है, साइंस है, साइंस फैकल्टी के जो आते हैं, कॉमर्स फैकल्टी के जो आते हैं, सभी को पढ़ना है। मतलब जिसका मेजर पेपर आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत आ रहा है, जिसका मेजर पेपर साइंस फैकल्टी के अंदर आ रहा है, जिसका मेजर पेपर कॉमर्स फैकल्टी के अंतर्गत आ रहा है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। बात समझ में आई? अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब तीनों फैकल्टी वालों को पढ़ना है। क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब चलिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहले मीनिंग समझिए कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि भारत की समझ, भारत की समझ। अर्थ से स्पष्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ और इंडिया भारत। भारत की समझ, भारत को जानना है, भारत के विषय में जानना है, भारत को पहचानना है, भारत को अलग अलग तरीके से जानना है। तो चूंकि हम लोग एक भारतीय हैं, है ना, हम लोग इंडियंस हैं, और इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भारत के विषय में जानें, हम लोग भारत के विषय में जानें। इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया को सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब भारत को हम कितने तरीके से जान सकते हैं? भारत को हम कितने तरीके से जान सकते हैं? आखिर भारत को जानना है, भारत के विषय में पढ़ना है, तो भारत के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस पेपर के अंतर्गत हम लोग इसके पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 9 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स। 9 यूनिट है। इसका जो पाठ्यक्रम है 9 भागों में बटा हुआ है। टोटल कितने भागों में? 9 भागों में बटा हुआ है, 9 यूनिट्स में बटा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो अब 9 यूनिट्स में पढ़ना क्या है? भारत को हम लोग कितने तरीके से जान सकते हैं? तो भारत को हम लोग पॉलिटी के थ्रू से जान सकते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हम भारत के संविधान के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी सी तो जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट 10%। भारत का संविधान क्या, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सभी चीजों को जानना चाहिए। भारत की प्रस्तावना के बारे में जाननी चाहिए, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान हम लोग को पॉलिटी भी पढ़ना है, ठीक है। भारत के नागरिक होने के नाते भारत का इतिहास के बारे में भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए।
तो इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत हम लोग को हिस्ट्री भी पढ़नी है। फिर इकोनॉमिक्स भी जाननी चाहिए, तो इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। फिर ज्योग्राफी भी जानना चाहिए कि भारत का मैप में भारत का भारत की आकृति कैसी है। इसमें प्रमुख प्रमुख नदियों के विषय में नॉलेज होना चाहिए, जैसे गंगा नदी, भारत की रूपरेखा, भारत की भू आकृति, भारत की जलवायु कैसी है, इन सभी चीजों का बारे में पढ़ना चाहिए। भारत को हम इस दृष्टिकोण से भी जान सकते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत हम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी। बात समझ आ रही है? हम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी। एक और पोर्शन भी छूट गया है। एक पोर्शन इसमें रखा गया है यूनिट 9 में, विनोबा भावे। विनोबा भावे है ना, विनोबा भावे के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो इसका जो 9वां यूनिट है, तो हम लोग को विनोबा भावे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ विनोबा भावे, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत विनोबा भावे के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि विनोबा भावे के बारे में जानने चाहिए। अक्सर हम लोग जब नए नए कहीं कोई कॉलेज में प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएं, कोई भी स्कूल देने के लिए जाए, तो आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, तो विनोबा यूनिवर्सिटी में, विनोबा यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है, तो विनोबा भावे के बारे में जाननी चाहिए, विनोबा भावे के बारे में भी जाननी चाहिए। इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग को विनोबा भावे के बारे में भी पढ़नी है। और एक पोर्शन पढ़ना है इसमें लिटरेचर, लिटरेचर है ना, लिटरेचर इसमें क्या पढ़ना है, लिटरेचर अर्थात साहित्य, साहित्य के बारे में पढ़ना है। उसमें से साहित्य के अंतर्गत एक और चीज है शिक्षा, एजुकेशन। तो मैं ओवरऑल ये बता देना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब ये हुआ कि भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, भारत के विषय में एक जनरल नॉलेज, एक जनरल इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर आपका ऑनर्स हिंदी है तो आप हिंदी के बारे में विशेष जानकारी रखिए, लेकिन आप भारतीय हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी पॉलिटी भी आनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र आनी चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए, जैसे आरबीआई, बैंक, ये सब, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी ज्योग्राफी भी नॉलेज होना चाहिए। और विनोबा भावे के बारे में भी रखा गया है सिलेबस में, विनोबा भावे के बारे में भी पढ़ना है। और इसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य एक साथ, शिक्षा और साहित्य एक साथ यूनिट 2 में रखा गया है। तो बात समझ में आएगी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में पढ़ना क्या है। अंडरस्टैंडिंग, फिर से बता देना चाहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम सुनने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पढ़ना क्या है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझना है, भारत को जानना है, भारत को पहचानना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग है ना, भारत को जानना चाहिए, भारत के विषय में जानना चाहिए, तभी हम इंडियंस हैं। अब मान लिया जाए कि आप इंडियंस हैं, आपको महात्मा गांधी के बारे में पता ही नहीं, तो आपको भारतीय नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। बात समझ आ रही है कि भारत के क्रांतिकारी नेताओं के विषय में जाननी चाहिए, संविधान के बारे में जाननी चाहिए, आरबीआई के बारे में जाननी चाहिए, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जाननी चाहिए, भारत की भू आकृतियों के बारे में जाननी चाहिए, और भारत के जो प्रमुख साहित्य है, प्रमुख लिटरेचर है, उसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया को हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है ना? यस। तो आज हम लोग एक टॉपिक, एक यूनिट को देखेंगे आज। तो मैंने बताया कि इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं, तो प्रत्येक यूनिट में जैसे अभी रैंडमली हम बता देते हैं कि कोई यूनिट में जैसे इंडिया का कल्चर रखा गया है, जैसे यूनिट 1 में हिस्ट्री रखा गया, यूनिट 2 में लिटरेचर रखा गया, तो मतलब इतना ही सारी विषय को टोटल 9 भागों में, 9 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान टोटल 9 यूनिट्स है, और प्रत्येक यूनिट्स में अलग अलग पार्ट है, जैसे यूनिट 3 में पॉलिटी है, यूनिट 7 में इकोनॉमिक्स है। तो इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान इतने सारी चीजों को पढ़ना है, मतलब पूरी तरीके से पूरे डीप नहीं पढ़ेंगे,
बस एक जनरल नॉलेज जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा, हाँ पूरा डिटेल पढ़ना, नहीं डिटेल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, बस सिलेबस के अंतर्गत, सिलेबस आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं आपको सिलेबस उसमें शेयर कर दूंगा, है ना। तो इसमें क्या है, पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस जो जो पॉइंट दिया गया उसके बारे में पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया को इस उद्देश्य से हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज का विषय अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना क्या है और किसको किसको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इस पे आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी आगे आपको ले चलते हैं। तो मैंने पहले कहा कि इसके अंतर्गत टोटल 9 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं इसके सिलेबस में? टोटल कितने यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स है। तो इसमें से हम पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरुआत करते हैं। मैं प्रत्येक यूनिट को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा, है ना। जो पॉलिटी का पार्ट है उसको पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री का पार्ट है उसको पढ़ा दूंगा, जो लिटरेचर का पोर्शन है उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो टोटल मैंने कहा कि इसमें 9 यूनिट्स हैं और यूनिट 2 के अंतर्गत, यूनिट 2 के अंतर्गत रखा गया है एजुकेशन, एजुकेशन एंड लिटरेचर, लिटरेचर अर्थात शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य, ठीक है। यूनिट 2 के अंतर्गत, यूनिट 2 के अंतर्गत शिक्षा और साहित्य। तो मैं सबसे पहले यूनिट 2 के अंतर्गत जो शिक्षा और साहित्य है, तो मैं साहित्य को शुरुआत करना चाहूंगा, है ना। हाँ, मैं साहित्य को शुरुआत करना चाहूंगा कि साहित्य के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। तो साहित्य के अंतर्गत, लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग को ये 4 टॉपिक पढ़ना है। वो 4 टॉपिक हैं इस प्रकार से। पहला है कालिदास, पहला क्या है? कालिदास। दूसरा है पाणिनि, तीसरा है पतंजलि, चौथा है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये हो गया आपका 4 यूनिट्स लिटरेचर के अंतर्गत। ध्यान देंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में रखा गया है उसके अंतर्गत टोटल 9 यूनिट्स है। 9 यूनिट्स में से यूनिट्स नंबर 2 को हम पहले डील करने वाले हैं। यूनिट्स नंबर 2 में 2 पोर्शन है, एक साहित्य है, सॉरी एक शिक्षा, दूसरा साहित्य है। हम लोग पहले साहित्य पोर्शन को देखेंगे। कौन कौन सा साहित्य पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या है? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये 4 पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो भारत को हम लिटरेचर के दृष्टिकोण से, इन पॉइंट ऑफ व्यू, इन पॉइंट ऑफ लिटरेचर, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम भारत को जानेंगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान जो यूनिट 2 में जो लिटरेचर पोर्शन है उसके अंतर्गत हम लोग कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इस 4 टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, आप अच्छे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बिल्कुल ये वीडियो देखकर ही आपको सारी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आई? तो और इस टॉपिक के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी, इस पे हम लोग पढ़ेंगे, इस विषय को चर्चा करेंगे, भारत की शिक्षा व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारत के जो पुराने पुराने विश्वविद्यालय हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इत्यादि, इसी प्रकार से हम लोग इस शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले जो गुरुकुल सिस्टम प्रणाली थी, है ना, गुरुकुल प्रणाली थी, लोग पढ़ने के लिए जंगल को जाते थे, है ना। तो उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो प्रमुख जो प्रचलित संस्थाएं थे, प्रचलित विश्वविद्यालय थे, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे साहित्य, और साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सा पोर्शन? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य पोर्शन पढ़ेंगे। अब लोग ध्यान दें, साहित्य पोर्शन, साहित्य पोर्शन में कितने? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। बात समझ आई? तो आज
हम लोग शुरुआत करते हैं कालिदास। बात समझ आ रही है? आज का जो टॉपिक है क्या है? कालिदास। तो चलिए हेडिंग दीजिए कालिदास। कालिदास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें आपको सुन करके ही, और जो मैं लिखवाते चलूंगा छोटे छोटे जो पॉइंट आउट मैं उसको लिखवाते चलूंगा, आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग क्या है? यूआई क्लास के अंतर्गत अर्थात अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्लास के अंतर्गत कालिदास। कालिदास का नाम तो आप लोग सभी कोई सुने होंगे, है ना। अगर नाम नहीं सुने होंगे तो इसके बारे में एक प्रचलित कहानी है, उसको तो जरूर आप लोग सुने होंगे कि कालिदास का नाम लगभग सब कुछ सुने हैं। भारत होने के नाते, भारतीय होने के नाते इसके बारे में अगर नहीं सुने होंगे तो इससे संबंधित एक प्रचलित कहानी है, उसको तो जरूर सुने होंगे आप। तो वो कौन सी कहानी है? आप लोग ये सुने हैं ना कि कोई आदमी था जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ काट रहा था। ये कहानी पक्का सुने होंगे, है ना। अगर सुने होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो एक इंसान था जो इस ये डाली है तो यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ पे काट रहा था, मतलब जिस डाली पर वो बैठा था उसी को काट रहा था। ये कहानी तो आप सुने होंगे। ये कहानी किसी और का नहीं है बल्कि कालिदास का ही है। ये कहानी किसकी है? कालिदास की है। तो कालिदास के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर कालिदास इतने प्रचलित व्यक्ति क्यों हुए। कालिदास के विषय में हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्यों आखिर कालिदास ने अपने जीवन में क्या किया, है ना। कालिदास अपने जीवन में क्या डिफरेंस काम किया, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बिंदु को प्रकाशित करना चाहूंगा, कुछ बिंदु को बता देना चाहूंगा कि कालिदास के विषय में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले कालिदास के विषय में हम लोग कुछ बिंदु फिक्स कर लेते हैं कि ये पॉइंट हम लोग कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। तो उन बिंदुओं पर पहले हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं, बिंदुओं को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर एक